क्लासिफिकेशन कासद रसूल। जमीन पर जानदारों की बहुत मुख्तलिफ इक़साम का बड़ा मजमूआ पाया जाता है। 15 लाख 1.5 मिलियन से ज़्यादा इक़साम के जानवर और 5 लाख से ज़्यादा इक़साम के पौधे ऐसे हैं जिन्हें बायोलॉजिस्ट जानते हैं, और ये तादाद इन तमाम इक़साम का एक छोटा सा हिस्सा है जो ज़मीन पर ख्याल की जाती है। पेचीदगी में जानदार छोटे और सादा बैक्टीरिया से लेकर बड़े और पेचीदा इंसान तक का अहाता करते हैं। इनमें से कुछ पानियों में रहते हैं, कुछ खुश्की पर चलते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ साकुन है। हर एक का अपना तर्ज जिंदगी है, यानी खुराक हासिल करने के तरीके, नामनासम होने होती है, लाश से बचने के तरीके, रहने के लिए जगह तलाश करने के तरीके और अपने जैसे जानदार पैदा करने के तरीके जुदा जुदा हैं। जब यहाँ इतनी मुख्तलिफ इक़साम के जानदार मौजूद हैं तो इन तमाम इक़साम की ख़ुसूसियात तो इनके तर्ज ज़िंदगी का इल्म हासिल करना मुश्किल है। इतने बड़े मजमूए का मुताला करने के लिए बायोलॉजिस्ट जानदारों की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के मकासद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, जबकि एक और शाख है सिस्टमैटिक्स में जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के अलावा इनकी इर्तिकाई तारीख का भी पता लगाया जाता है। इन दोनों शाखों के अहम दर्जा ज़ैल हैं। जानदारों के माबैन निशाबतें और इख्तिलाफ मुतय्यन करना ताकि इनका मुताला आसान हो। दूसरा है जानदारों के माबैन इर्तिकाई रिश्ता तलाश करना। क्लासिफिकेशन की बुनियाद। क्लासिफिकेशन की बुनियाद जानदारों के माबैन तल्लुक पर है और यह तल्लुक खसूसियात में मुशाबत से मालूम किया जाता है। ये मुशाबतें वाज़ह करती हैं कि तमाम जानदार अपनी इर्तिकाई तारीख के किसी न किसी हिस्से में एक दूसरे से तल्लुक रखते हैं। तब कुछ जानदार दूसरों की निस्बत आपस में ज्यादा करीबी तल्लुक रखते हैं। मिसाल के तौर पर चिड़िया का कबूतर से ज्यादा करीबी तल्लुक है निस्बत शराब से। इसका मतलब है कि चिड़िया और कबूतर की इर्तिकाई तारीख मुश्तरक है। जब बायोलॉजिस्ट जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप में तकसीम करते हैं तो जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी साख्तों और नमूनों डेवलपमेंट के मराहल में मुशाबतें देखी जाती हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स का इल्म भी एक और किस्म की मालूमात देता है। वो जानदारों के डीएनए में मुशाबतें और इख्तलाफात मालूम करके इन जानदारों की साख्तों और फार्म में भी मुशाबतें और इख्तलाफात मालूम किए जा सकते हैं। टैक्सोनॉमी का निज़ामी मुरातब। वो ग्रुप जिनमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है टैक्सोनॉमी के टैक्सा वाइज टैक्सोन कहलाते हैं और इनकी तरतीब को टैक्सोनॉमी का निज़ाम में मुरातब कहते हैं। तमाम जानदारों को 5-6 किंगडम में तकसीम किया जाता है। इसके लिए किंगडम टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा टैक्सोन है। शब्दों की बुनियाद पर हर किंगडम को छोटे टैक्सा में भी तकसीम इसलिए किया जाता है, इस तरह किया जाता है। फाइलम पौधों और फंजाई के लिए डिवीजन। एक फाइलम करीबी क्लासेस का ग्रुप है। क्लास एक क्लास करीबी आर्डर्स का ग्रुप है। आर्डर एक आर्डर करीबी फैमिली का ग्रुप है। फैमिली एक फैमिली करीबी जीन्स का ग्रुप है। जीनस एक जीन करीबी स्पेशीज का ग्रुप है। स्पेशीज ये स्पेशीज में बिल्कुल एक जैसी खसूसियात वाले जानदार रखे जाते हैं। इनके टैक्सोन में जानदारों के माबैन ऊपर वाले किसी टैक्सोन की निस्बत ज्यादा मुशाबतें पाई जाती हैं। एनिमिलिया किंगडम है, जिसके बाद फाइलम कोड्रेटा मैमोलिया क्लास है। प्राइमेट्स आर्डर नाइटी फैमिली जेम्स स्पेशीज स्पेशीज
دو جانداروں کی سادہ کلاسیفیکیشن. کنگڈم اینیملیا. اسپیشیز کلاسیفیکیشن کی بنیادی اکائی. کلاسیفیکیشن کی بنیادی اکائی اسپیشیز ہے. اسپیشیز ایسے جانداروں کا گروہ ہے جو فطری طور پر آپس میں جنسی تولید کرتے ہیں اور جنسی تولید کے لیے والے نئے جاندار پیدا کر سکتے ہیں. ایک اسپیشیز کے جاندار جنسی تولید کے لحاظ سے دوسری اسپیشیز کے جانداروں سے الگ ہوتے ہیں. ہر اسپیشیز خاص موج سے تعامل اور رویوں کے لحاظ سے منفرد خواہش رکھتی ہے. اسپیشیز کی پہچان کے لیے جنسی تولید کا عمل ایسے جانداروں میں معیار نہیں بنا سکتا جن میں غیر جنسی تولید ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتے، مثلا کئی یونیسیلولر جاندار. اسپیشیز کی تعریف میں ہمیں فطری طور پر ضرور زور دینا چاہیے کیونکہ غیر فطری علاق میں دو مقریبی اسپیشیز کے جاندار آپس میں جنسی تولید کا عمل کراس بریڈ کر سکتے ہیں. اس طرح کے غیر فطری کراس بریڈ میں عموماً وہ جنسی تولید کے لیے محروم بچے پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر نر گدے اور مادہ گھوڑی کی دنیا غیر فطری کراس سے جنسی تولید کے لیے محروم ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے کھچر کہتے ہیں. کلاسیفیکیشن سسٹم کی تاریخ. جانداروں کلاسیفیکیشن کا سب سے پہلا سسٹم یونانی فلاسفر ارسطو نے دیا. اس نے اس وقت تک تمام جانداروں کی گروہ بندی دو گروپ یعنی پلانٹی اور ایمیلینیا میں کی. 700 سال پہلے کے عشرے میں ابو عثمان عمر الجحاظ نے اپنی کتاب میں جانداروں کی 350 اسپیشیز کی خصوصیات بیان کی. انہوں نے چمٹیوں کی علاقائی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا. 1172 عیسوی میں ابن رشد نے کلاسیفیکیشن پر ارسطو کی کتاب ڈی انیما کا عربی میں ترجمہ کیا. 15ویں صدی کے آخر میں بہت سے بیولوجسٹ کلاسیفیکیشن کے طریقوں میں کام کر چکے تھے. ان میں سے اہم بایولوجسٹ یہ ہیں: اینڈریا پیو. پودوں کی 15 گروپ میں تقسیم کیا. ان گروپ کو جینرا کا نام دیا. جان رے پودوں کی کلاسیفیکیشن میں کیا گیا اہم کام شائع کروایا. آکسفورڈ ڈیوائنس آرڈر کا ٹیکسون متعارف کروایا. ٹونی فورڈ کلاسی اور اسپیشیز کے ٹیکسا متعارف کروائے. کارلس لینس شعبہ جسمانی خصوصیات کے مطابق اسپیشیز کی کلاسیفیکیشن کیا. کارلس لینس نے فطروں کو 3 کنگڈم میں تقسیم کیا جو کہ منرل، سبزیاں اور جانور تھے. لینسز کی زیادہ شہرت اس وجہ سے ہے کہ اس نے وہ طریقہ متعارف کروایا جو آج بھی اسپیشیز کے سائنسی نام رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. بایولوجسٹ ایسے سسٹم کو ترجیح دیتے ہیں جو انہیں مختلف جانداروں میں شبتوں اور اختلاف کی زیادہ معلومات دے سکیں. شیروں کے کلاسیفیکیشن سسٹم کے مطابق جانداروں کی 2 کنگڈم میں تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن اب زیادہ بایولوجسٹ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم پر متفق ہیں. ہم ان کلاسیفیکیشن سسٹم کی بنیاد پر پڑھیں گے اور 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم 3 کنگڈم کلاسیفیکیشن کی خامیاں بھی دیکھیں گے. 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سب سے اہم پرانا سسٹم ہے. جانداروں کی کلاسیفیکیشن 2 کنگڈم یعنی کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیملیا میں کرتا ہے. اس سسٹم کی بنیاد جانداروں کی خوراک تیار کرنے کی صلاحیت پر تھی. اس کے مطابق تمام آٹوفراٹس یعنی 2 جاندار جو اپنی خوراک کو تیار کر سکتے ہیں کنگڈم پلانٹی میں شامل کیے گئے. دوسری طرف تمام ایٹروفراٹس یعنی 2 جاندار جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے کنگڈم اینیملیا میں شامل کیے گئے.
इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया या अल्जी और फंजाई की क्लासिफिकेशन जालिम शब्दों की बुनियाद पर किंगडम प्लांटी में की जाती थी। चंद टैक्सोनोमिस्ट ने इस सिस्टम को नाकाबिल अमल पाया कि यूनिसेलुलर जानदारों में मसलन गुलिना में पौधों और जानवरों दोनों की खासियत पाई जाती है। पौधों की खासियत क्लोरोफिल की मौजूदगी और जानवरों की खासियत अंधेरे में एट्रोट्रॉफ बन जाना और सेल वाल की मौजूदगी। टैक्सोनोमिस्ट के ख्याल में ऐसे जानदारों के लिए अलग किंगडम होनी चाहिए। यह सिस्टम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदारों के दरमियान फर्क को नजरअंदाज कर सकता है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने पहला इतराल को सुलझाया और यूग्लिना की तरह के जानदारों के लिए एक तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा तजवीज कर दी। इस सिस्टम में बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में रहने दिया गया। इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क को वाज़ेह नहीं किया। इस तरह कुछ बायोलॉजिस्ट फंजाई को किंगडम प्लांटी में क्लासिफिकेशन से मुतफिक नहीं थे। हम जानते हैं कि फंजाई कई लिहाज से पौधों से मुशाबा है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। फंजाई खास तरह के एट्रोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। इसके अलावा इनके सेल में सेल वाल्व नहीं बल्कि काटकिन पाया जाता है। किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1937 में ई चैटन ने बैक्टीरिया के सेल के लिए प्रोकैरियोटिक्स और जानवर और पौधों के सेल के लिए यूकैरियोटिक्स की इख्तलाफ मुतारफ करवाई। 1967 में रॉबर्ट वेटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ कराया। जदैल ख्वात इस सिस्टम की बुनियाद बनते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल यानी प्रोकैरियोटिक्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स। खुराक हासिल या तैयार करने के तरीके यानी फोटोसेंसी, खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाना और खुराक खाकर जिस्म में ले जाना, इन बुनियादों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन 5 किंगडम यानी मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में की जाती है। 1988 में 2 साइंसदानों मार्गुलिस और शुवारिम ने विंकर के 5 किंगडम सिस्टम में तरमीम की। उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, खुराक तैयार करने के तरीकों के साथ जेनेटिक्स को भी बुनियाद बनाया। उन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए वही 5 किंगडम लिखे जो विटेगो ने तजवीज़ किए थे। 5 किंगडम। जानदारों को 5 किंगडम की खसूसियात दर्जा ज़ैल है। किंगडम मोनीरा। तमाम प्रोकैरियोटिक जानवरों को इस किंगडम में शामिल किया जाता है। यह जानदार प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बने होते हैं। मोनीरेंस यूनिसेलुलर होते हैं। ताकि इनकी कुछ इकसाम सेल की जंजीर, चेन, गुच्छे, क्लस्टर और कॉलोनियां बना सकती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से यकसा मुख्तलिफ होते हैं। ज्यादातर प्रोकैरियोटिक्स वाटर ऑफ होते हैं, लेकिन कुछ इकसाम फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस किंगडम में 2 मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा।
اس کنگڈم میں یونی سیلولر اور سادہ ملٹی سیلولر یوکیریوٹک جاندار رکھی جاتے ہیں. پروٹسٹس کی 3 بڑی اقسام ہیں. الجی یونی سیلولر کولینیئر یا سادہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں. اس لحاظ سے پودوں سے مشابہ ہیں کہ ان کے سیل ان میں سیل وال ہے اور ان کا کلوروپلاسٹ میں موجود ہے. سادہ ملٹیپل سیلولر سے مراد ایسے جاندار ہیں جن میں ملٹی سیلولر جنسی اعضاء یعنی سیکس آرگن نہیں پائے جاتے. یہ جاندار اپنے لائف سائیکل میں ایمبریو نہیں بناتے. پروٹوزومز جانوروں میں مشابہ ہیں کیونکہ ان کے سیل میں سیل وال اور کلوروفور نہیں ہوتے. کوئی پروٹسٹس فنجائی کی طرف ہوتے ہیں. کنگڈم فنجائی. اس کنگڈم میں یوکیریوٹک ملٹی سیلولر واٹرف جاندار شامل ہیں جو خوراک کو جذب کر کے جسم میں لے جاتے ہیں. کھنگیاں مشروم ان کی عام مثال ہیں. زیادہ تر فنجائی ڈیکمپوزر ہیں. یہ نامیاتی مادوں پر نشو و نما پاتے ہیں اور اپنی انزائم پر خارج کرتے ہیں. انزائم پیچیدہ نامیاتی مادوں کو سادہ نامیاتی مالیکیولز میں ڈائجسٹ کر دیتے ہیں جن کو فنجائی جذب کر لیتے ہیں. کنگڈم پلانٹی. اس کنگڈم میں یوکیریوٹک ملٹی سیلولر آٹوٹراف شامل ہیں. پودے فوٹوسینتھیسس کے ذریعے اپنی خوراک کو تیار کرتے ہیں. انہیں ملٹی سیلولر آرگن پائے جاتے ہیں اور لائف سائیکل میں ایمبریوز بنتے ہیں. اس کنگڈم میں پائے جانور کی مثالیں موسی فارم پھولدار پودے ہیں. کنگڈم اینیمیلیا. اس کنگڈم میں یوکیریوٹک ملٹی سیلولر ایٹروٹراف شامل ہے. جانور خوراک کو کھانے کی شکل میں جسم میں لے جاتے ہیں پھر اسے مخصوص حصوں میں ڈائجسٹ کرتے ہیں. ان میں سیل والز نہیں ہوتی اور یہ جاندار ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں. بایولوجسٹ کا یقین ہے کہ کنگڈم پروٹسٹا کا ارتقاء کنگڈم منیرا سے ہوا تھا. پھر پروٹسٹا نے دوسرے 3 یوکیریوٹک کنگڈم یعنی فنجائی پلانٹی اور اینیمیلیا کا ارتقاء کروایا. ٹیبل. جانداروں کی 5 کنگڈم کی امتیازی خصوصیات. سیل کے قسم نیوکلیر میمبرین سیل وال خوراک حافظہ تیار کرنا ملٹی سیلولر آرگنائزیشن. کنگڈم منیرا پروکیریوٹک ہے. اس میں نیوکلیر میمبرین موجود نہیں ہوتی. یہ سیل وال کے بغیر ہے. آٹوٹرافک یا ایٹروٹرافک. ملٹی سیلولر آرگنائزیشن موجود نہیں ہے. پروٹسٹا یوکیریوٹک ہے. اس میں نیوکلیر میمبرین موجود ہے. کچھ اقسام میں سیل وال ہے. فوٹوسینتھیسس والا ایکٹو کے دونوں زیادہ تر اقسام موجود نہیں ہے. فنجائی یوکیریوٹک موجود ہے. خانین کی بنی ہوتی ہے. ایٹروٹرافک خود جذب کرنے والا ہے زیادہ تر موجود ہے. پلانٹی یوکیریوٹک ہے موجود ہے. سیلولر اور دوسرے پولی سیکرائڈز کی بنی ہوئی ہے. فوٹوسینتھیسس والا تمام موجود ہے. اینیمیلیا یوکیریوٹک موجود ہے. سیل وال نہیں ہے. خوراک کھاتے ہیں. ایٹروٹرافک ہیں. تمام موجود ہیں. وارثیت کا مقام. اسٹیٹ آف وارث. وارثیت کو دوسرے جانداروں بے جان کے درمیان خبر کیا جاتا ہے. کرسٹل بن جانے کی خاصیت کی وجہ سے انہیں بے جان خبر کیا جاتا ہے. وارث یہ سیلولر ہوتے ہیں. یہ ان میں سیلولر آرگنائزیشن نہیں پائی جاتی. اس کے باوجود وہ جانداروں کی کچھ خصوصیات رکھتے ہیں. وارثین میں ڈی این اے یا آر این اے موجود ہوتا ہے جو عام طور پر پروٹین کے بنے ایک غلاف میں لپٹا ہوتا ہے. وہ صرف زندہ سیل میں جا کر تولید کرتے ہیں جہاں مختلف بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں. کیونکہ انہیں جاندار خیال نہیں کیا جاتا اس لیے وہ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں شامل نہیں. پرائم اور وائرائڈ بھی اے سیلولر پارٹیکل ہیں. 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں شامل نہیں ہیں. بائنومیل نومنکلیچر.
जानदारों को साथी नाम देने का तरीका बाइनोमिनोमेनक्लेचर कहलाता है। जैसा कि लफ्ज बाइनोमियल से जाहिर है, हर स्पीशीज का साइंसी नाम दो नंबर मुश्किल मिलता है। पहला जीनस का नाम है, दूसरा स्पीशीज का नाम है। स्वीडन के बायोलॉजिस्ट कार्लिस लेंसे हुए नए सिस्टम को तारुफ करें और पहली मरतबा इख्तियार किया। इसका सिस्टम जल्दी फैल गया, मशहूर हो गया। इसके लिए बहुत से नाम आज भी इस्तेमाल है। साथ ही नाम लिखते वाहिदीन रसूलों पर अमल किया जाता है। इनमें से आम ये हैं। साइंसी नामों को आमतौर पर टेढ़ी लिखाई यानी फैटिक्स में टाइप किया जाता है, जैसे होमो स्पीशीज। जब बात से लिखना हो तो नाम के नीचे खत खींचते हैं, जैसे कि होमो स्पीशीज। जिनसे के नाम को हमेशा बड़े हर्फ से शुरू किया जाता है, जबकि स्पीशीज के नाम को कभी भी बड़े हर्फ से शुरू नहीं किया जाता, चाहे ये मखसूस इसम भी से क्यों माखूज ना हो। साथ ही नाम जब पहली मरतबा इस्तेमाल किया जाए तो नाम का अमल लिखा जाए, जब ये दोहराया जा रहा हो तो पहले नाम का मुखफ़फ़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ ई सकरीचा कोयल को दोबारा लिखते हो ई कोयली लिखते हैं। सिग्निफिकेंस अहमियत। तहकीक के दौरान जानदारों को अमन अमन बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। कई इलाकों में एक ही जानदार के कई नाम होते हैं। मिसाल के अलावा यूनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं, मगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे और नामों से पुकारा जाता है, जैसे गंडा, बासल और वाकल। दूसरे मालूम में इसके कई नाम हैं। साइंस का एक ही नाम यानी एलियम सीबा। कई जगह मुख्तलिफ जानदारों को एक जैसे नामों से पुकारा जाता है। माकाल के नाम काला परिंदा यानी ब्लैक बर्ड आम कौवे के लिए इस्तेमाल होता है, पहाड़ी कौवे के लिए भी। आम नामों को कोई साइंसी नाम नहीं, आम नामों की कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती। मिसाल के तौर पर बायोलॉजिस्ट के लिए मछली यानी फिश एक वर्टिस्ट है, जिसमें रीढ़ की हड्डी, फिन और गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन कई आम नाम जैसे सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, इनमें से कोई भी फिश के तरीके पूरे नहीं हो सकता। इन तमाम मसाइल के हल के लिए जानदारों को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से साइंसी नाम दिए जाते हैं। इस सिस्टम की अहमियत इसके वसी और मुस्तक़बिल इस्तेमाल में है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में स्पीशीज दो अल्फाज और मुश्किल नाम से पहचानी जा सकती। एक ही नाम तमाम दुनिया और तमाम जमानों में इस्तेमाल होता है, जिससे तर्जुमा करने के दौरान मुश्किल से बचा जा सकता है। आम नाम प्याज ओनियन है और इसे साइंसी नाम एलियम सीबा है। आम नाम स्टार यानी स्टार फिश है और साइंसी नाम ईस्टर या रूबिन्स है। आम करो आउस करो साइंसी नाम कोर्वस कल्पेंडेंस है। बायोडाइवर्सिटी का तोहफा। पिछली सदी के दौरान बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा कमी होते हुए देखी गई। मौजूदा जमाने में इंसानी सरगर्मी की वजह स्पीशीज और इकोसिस्टम की बका को इतना खतरा है जितना जमीन की तारीख में पहले कभी न था। ऐसी स्पीशीज जो किसी इकोसिस्टम में मौजूद न हो, इकोसिस्टम में नापेद स्पीशीज कहलाती हैं। जब किसी इकोसिस्टम की स्पीशीज नापेद हो जाती है तो इसके तवाज़ुन को नुकसान पहुंचता है। बायोलॉजिस्ट आगाह करते हैं कि आलमी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी में कमी की रफ्तार से जारी रही तो ये इसके हार्म का बायस होगी। पाकिस्तान में पौधों जानवरों की बहुत स्पीशीज नापेद हो चुकी हैं। जानवरों की एडवेंचर और नापैद स्पीशीज की मिसालें शेर, टाइगर, एशियाई चीता, इंडियन एक सींग वाला गैंडा, स्विफ्ट हिरन, इंडियन जंगली गद्दा, काला हिरन और एंगोले हैं। किसी सिस्टम में एक ही स्पीशीज वक्त नापैद हो जब यकीन हो जाए कि काफी जानदार भी इस एक ही सिस्टम में मर चुका है। जब किसी स्पीशीज की मुस्तकिल कोई भी नापैद हो जाने खतरा होता है, ऐसी स्पीशीज एंडोजीनियस स्पीशीज कहलाती हैं।
इंडियन गधा, एशियाई चीता, टाइगर, लायन, एंगोल कोलाइन। बायोडाइवर्सिटी का इंसान का असर 10,000 पहले तक नील पर तकरीबन 50 लाख इंसान थे। ज़राअत और सनअत तरक्की के साथ ही इंसान की आबादी तेजी से बढ़ना शुरू हुई। आज नील पर तकरीबन 7 अरब लोग रहते हैं। हर रोज दुनिया की आबादी में 2,60,000 इंसानों का इजाफा होता है। दूसरे लफ्जों में हर मिनट में 180 इंसान का इजाफा। 7 अरब इंसानों की लाती जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी की बका को शदीद खतरात से लाहक कर रहे हैं। मसाकों की तबाही, जंगलात की कटाई, ज्यादा शिकार, स्पीशीज का तारुफ करवाया जाना या निकाला जाना, पोल्यूशन और आबो हवा में तब्दीली स्पेसीज के मजदूम होने की बड़ी वजूहात है। बायोडाइवर्सिटी को इलाका से बड़ा खतरा शायद मसाकिन की तबाही है। स्टारफिश को खाती है। अगर समुद्र के किसी इलाके से स्टारफिश को निकाल दिया तो मुंह तादाद तेजी से खपा होता है। बड़े तादाद में मौजूद होंगे छोटे जानवरों को शिकार करते हैं, इनके बका के लिए खतरा बन जाते हैं। पाकिस्तान में सफेदा के दरख्त ऑस्ट्रेलिया से दरामद का मुतारफ है। ये पौधे दुनिया से ज्यादा पानी जज़ब करते हैं। उन्होंने पानी की तय वाटर ट्यूब को खराब किया, इससे पौधों की नुकसान पहुंचा जो सफेदा के दरख्तों की बुझवार मौजूद थे। जंगलात की कटाई और ज्यादा शिकार। जंगलात की कटाई से मुराद जंगलाती कटाई जमीन को गैर जंगलाती बनाने के लिए दरख्तों की कटाई है। जंगलात के बड़े इलाकों खत्म होने से बहुत से माहौल गैर साजगार हो जाते हैं, वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाती है। जंगलात के खात्मे की वजूहात और असरात। बाद औक़ात जंगलात के खात्मे का अमल आफका होता है। बाद औक़ात शहरों की तरक्की के लिए दरख्तों की कटाई तेज रफ्तार से बात बनाती है। आमतौर पर जंगलात का खात्मा इस वक्त किया जाता है जब लकड़ी रात और शहरों की बदकारी की खातर इरादा तो नहीं कटाया जाता है। फलों, मसाला जात, चटनी, तंबाकू, साबुन, रबड़, कागज, कपड़े से नकदी पैदा करने की दौड़ ने बहुत से लोगों को फंसाया है। ये अशिया जमीन को इस्तेमाल जंगलात को खत्म करके हासिल की जा रही है। जंगलात के खात्मे से मिट्टी में पानी और फजा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है। मिट्टी को इसकी जगह पर कायम रखने के जब दरख्त मौजूद ना हो तो जमीनी कटाव के मौके पैदा होते हैं। ज्यादा बारिश मिट्टी को दरियाओं में बहा कर ले जाती है। इस मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई मादे भी निकल जाते हैं। दरियाओं में मिट्टी और कीचड़ इकट्ठा होने से पानी का रास्ता बंद हो जाता है, जो सैलाब का बायस बन सकते हैं। कीचड़ बड़ा पानी डैमों में जमा हो जाता है, इनमें पानी गिरा करने की सलाहियत कम हो जाती है। जंगलात के खात्मे से ट्रांसपायरेशन का अमल कम हो जाता है, जिसकी वजह कम बादल बनते हैं, बारिशें कम होती है। सड़क की तमीर के दरख्तों उठाए। जंगलात बायोडाइवर्सिटी को रहने का माहौल देते हैं। जंगलात से हासिल करदा सामान मसलन इमारत की लकड़ी या टम्बर और ईंधन की लकड़ी ने स्थानीय माशरे में अहम किरदार अदा किया है। आज भी तरक्की याफ्ता मालिक में मकानात की तमीर में इमारती लकड़ी, कागज तैयारी में लकड़ी का गुदा का इस्तेमाल जारी है। जंगलों से हासिल की गई मसनूआत की तरक्की याफ्ता मालिक की मशक्कत को बड़ा हिस्सा होती है। जंगलात को जैविक में तब्दील करने से कसीर मुक्ति माशी पाया तो होता है, मगर आमदन में कसीर मुक्ति सारा पाया जाता है। जंगलात हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और आलूदगी के जिम्मेदार मादों को जज़ब करते हैं। इस तरह बायोस्फीयर में तवाज़ुन रखते हैं। जंगलात की अहमियत इनकी खूबसूरती और सैर के लिए आने वालों के लिए इनकी कशिश की वजह से भी है।
जंगलात के खात्मे से इनके ये अहम पहलू भी मुतासर होते हैं। पाकिस्तान में जंगलात की कटाई बायोडाइवर्सिटी के लिए बड़ा खतरा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा क्लोज कैनोपी जंगलात सालाना 1% की रफ्तार से सूख रहे हैं। ओवर हंटिंग, ज्यादा शिकार, जानवरों का ज्यादा शिकार सैकड़ों स्पीशीज की मधुम हो जाने और इससे भी ज्यादा के एंडरजिंजर हो जाने की वजह से है। इस वजह से एंडरजिंजर हो जाने से स्पीशीज में वेल, आईबैक्स, घड़ियाल, पाकिस्तान कौमी जानवर वगैरह हैं। तजारती मकासद के लिए कानूनी गैर कानूनी जानदारों के बकाव को बड़ा खतरा है। बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम। बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ एक आलमी अहमियत का मामला बन चुका है। बायोडाइवर्सिटी कौमी पॉलिसी बनाने वालों पर जोर देते हैं कि स्पीशीज़ की हिफाजत के लिए जरूरी असूल ज़ाबित बनाए जाएं। चाहते हैं कि कानून में स्पीशीज़ का तज़मीन कर देना चाहिए जिनके बकाव को खतरा हो, इनकी हिफाजत लाज़मी है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन यहाँ भी पौधों जानवरों की स्पीशीज़ के बकाव को खतरात हैं। साथ ही यह मामला फितरी मुकासन का खात्मा है। इनकी यह वजूहात आबादी में तेज रफ्तार इजाफा और पाकिस्तान के कई इलाकों में छिपाई हुई गुर्बत है। इसके अलावा कम शहर-ए-ख़वानगी भी उठाई गए तहफ़्फ़ुज़ात के इक़दामात की नाकामी की वजह है। दो तंजीमें बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की वज़ारत मौत और दूसरी सरकारी गैर सरकारी इदारों के साथ मिलकर काम करती हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। IUNC ने पहली नेशनल रेड लिस्ट तैयार की है जिसमें पाकिस्तान में एंडरिचर स्पीशीज की तादाद दी गई है। पाकिस्तान में स्पीशीज मुस्तकम साकों के तहफ़्फ़ुज़ की जो काम किया मुंदरज़ है। बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ कौमी कीमतें मिली। इसी में IUNC हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की डाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी हिकमत की शहरों में इजाफे से मुकाबले के लिए कौमी मुतदाकत है। तो कुछ इलाकों में बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचने वाले नुकसान गुर्बत के खिलाफ ये एक बैनुल अक़वामी माहिदा है। पाकिस्तान इस माहिदे पर 1997 में दस्तखत किए। अमालिया जंगल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पलास वादी में 1991 में शुरू हुआ। इसका मकसद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले इलाके की हिफाजत करना है। सुलमान रेंज बलूचिस्तान की बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। सुलमान रेंज का चरगोजा का जंगल दुनिया के ऐसे जंगलात में सबसे बड़ा है। 1992 में WWF ने इस जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोग्राम का आगाज किया। शुमाली इलाकों में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ का प्रोजेक्ट। पाकिस्तान के शुमाली इलाके बहुत सी जंगली स्पीशीज का मस्कन है। इन स्पीशीज को बका का शिकार किए जाने की वजह से खतरा है। WWF का ये प्रोग्राम इन स्पीशीज के शिकार पर पाबंदी पर अमल दरामद करने में कामयाब है। चतराल में नकल मकानी करने वाले परिंदों का तहफ़्फ़ुज़। चतराल बहुत से परिंदों की स्पीशीज की नकल मकानी का रास्ता है। इन परिंदों के शिकार हो जाने का खतरा होता है। WWF ने 1992 में नकल मकानी करने वाले परिंदों के शिकार पर कमी की खदमात का आगाज किया। ये कोशिश कामयाब रही। शुमाली इलाके मुश्किल हिरन, बर्फानी चीता, आस्ट्रोमार्कोर, अमालियन आइकन, उड़ने वाली ऊनी लहरी और बुरे रीछ को मस्कन फराहम करते हैं। चलतन मरकोर का तहफ़्फ़ुज़। कोटा के करीब आज़ाद गंजी नेशनल पार्क वाक़ है। मुल्क में ये चलतन मरकोर का एक किला मस्कन बचा है। WWF ने इस पार्क के इंतजाम के लिए मसला बनाया है। अंदाजा लगाया गया कि चतराल के रास्ते में नकल करने वाले 10 लाख में से 2 लाख परिंदे अपने यहाँ के दौरान मारे जाते हैं। रीछ के इस्तेमाल होने वाली खेलों पर पाबंदी। गैर मुल्की लोग शुमाली जगहों आकर ऐसे खेल खेलते हैं जिनमें रीछ का इस्तेमाल किया जाए। WWF
FPIT غیر قانونی سرکلوں میں پابندی لگوانے میں کامیاب ہو چکا ہے. جانوروں کے گلے پالنے والے لوگ ریچھ کے بچے شکار کرتے ہیں، تربیت دینے والوں کو بھیج دیتے ہیں، تربیت دینے والے نے تربیت غیر ملکی کو بھیج دیتے ہیں.